प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन। और अपने सेट्स के लिए सॉल्यूशंस के लिए हमेशा कमेंट करते रहे, अपने दोस्तों के साथ रेफर करें ताकि वो भी कमेंट कर पाएँ। और जितने ज़्यादा कमेंट उतनी जल्दी सॉल्यूशन, यानी कि 1-2 दिन में अगर आप चाहते हैं कमेंट करके पूरा सॉल्यूशन पाना तो ज़रूर कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी बोलें। पहला क्वेश्चन है, व्यावसायिक नैतिकता क्या है? व्हाट इज़ बिजनेस एथिक्स? तो व्यावसायिक नैतिकता व्यक्तिगत हितों तथा सामाजिक हितों में सामंजस्य स्थापित करने की एक विधि है। बहुत ही सिंपल जो है लैंग्वेज मैंने यहाँ पे दी है, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बिजनेस एथिक्स इज ए मेथड ऑफ रिकाउंसलिंग इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से सामंजस्य स्थापित करने का जो है विधि, इसको हम बोलते हैं व्यावसायिक नैतिकता। उसके बाद में आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, नियुक्तिकरण क्या है? व्हाट इज स्टाफिंग? तो नियुक्तिकरण प्रबंध का प्रशासनिक कार्य है जिसका अर्थ है संगठन में स्थापित विभिन्न पदों विभिन्न पदों पर पद के महत्व के अनुसार योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करना। यानी कि किसी संगठन में या कोई भी आप जैसे शॉप चला रहे हैं या कुछ भी चला रहे हैं और वहाँ पे आपको आदमियों की ज़रूरत है, और आदमियों की ज़रूरत उस हिसाब से आपको अरेंज करनी है कि कौन इसको मैनेजर रखना है, किसको आपको वर्कर रखना है, किसको वाइस प्रेसिडेंट रखना है। इस तरह से जो है हम मैनेज करते हैं, इसको बोलते हैं नियुक्तिकरण। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, विक्रय संवर्धन की परिभाषा दे। तो जॉर्ज डब्ल्यू हॉपिंग्स के अनुसार हम देंगे क्योंकि ये आसान है और हॉपिंग्स को जो है एग्जामिनर भी क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, तो विज्ञापन एवं विक्रय की प्रक्रियाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए जिन संगठित प्रयासों की सहायता ली जाती है उन्हें विक्रय संवर्धन के नाम से संबोधित किया जाता है या जाना जाता है। ठीक है, द ऑर्गेनाइज्ड effort which are taken with the help of advertising and selling process to make them effective are referred as sales promotion। ठीक है, स्थिर लागत यानी फिक्स्ड कोस्ट क्या है? तो फिक्स्ड कोस्ट वह लागत है जिसमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने से कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यानी इस स्थिर लागत में उत्पादन की मात्रा को परिवर्तित करने से कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इस फिक्स कॉस्ट का जो एग्जांपल अभी देखेंगे हम, तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में वो उत्पादन की लागत पे यानी उत्पादन के परिवर्तन पे डिपेंडेंट होता है या नहीं, मैं बताऊंगा आपको। तो फिक्स कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट इन विच देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस्ड। यानी कि क्वांटिटी जो भी बना रहे हैं उसका फिक्स्ड कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। अभी बताऊंगा, आगे मैं आपको समझा दूंगा, एक एग्जांपल दूंगा, तुरंत आपको एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जन निक्षेप से क्या समझते हैं? तो देखिए, कंपनियों के द्वारा पूंजी एकत्रित करने की एक विधि जो है जनता से जमा स्वीकार करना है। ठीक है, कंपनियां क्या करती हैं? पूंजी एकत्रित करने के लिए क्या करती है? जनता से जो है पूंजी को स्वीकार करती हैं। और जननिरपेक्ष जो है कंपनियों के द्वारा एक निश्चित ब्याज दर पर निश्चित अवधि के लिए लिया जाता है। और सामान्यतया कंपनियां इन जमाओं पर जो है बैंक से दर से जो है अधिक ब्याज देती हैं, तो उसे ही हम जन निष्पेक्ष कहते हैं। या कंपनियों द्वारा जो पूंजी एकत्रित की जाती है वो विधि जो है जनता का स्वीकार करना, वही जन निष्पेक्ष कहलाता है। सिंपली वर्ड में आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है, आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे, हमें तकनीक की आवश्यकता क्यों है? तो वाई डू वी नीड टेक्नोलॉजी? तो हमें तकनीक की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि एक और आधुनिकता एवं नवीनतम तकनीकों के प्रयोग से उत्पादन की लागत कम होती है। ठीक है, क्या होती है? तकनीकी से उत्पादन की लागत कम होती है। तो दूसरी ओर क्या होता है? गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायता मिलती है। तो दो कारण जो मेन है जो टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं। और दूसरी बात एक और हम आप इसमें ऐड करना चाहें, वैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप ऐड करना चाहें तो ये उत्पादन प्रक्रिया को सरल के साथ-साथ में तेज़ भी बनाती है। यानी कि तकनीक जितना यूज़ करोगे, जितनी मशीनरी यूज़ करोगे, जितने संसाधन यूज़ करोगे, उतनी तेज़ प्रोडक्शन होगा। ठीक है? इसके बाद आते हैं समता अंश क्या है? तो देखो, समता अंश जो है किसी भी उद्यम यानी व्यवसाय के वित्तीय ढांचे का आधार स्तंभ होते हैं, और यह पूंजी या अंश स्थायी प्रवृत्ति की होती हैं और इनका कंपनी के जीवन काल में भुगतान नहीं किया जाता। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिखी है, आपको इस तरह की लैंग्वेज नहीं मिलेगी, ध्यान रखना है। इक्विटी शेयर्स या ऑर्डिनरी शेयर्स किसको बोलते हैं? इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उद्यम के लिए आवश्यक संसाधन क्या है? तो संसाधनों की कमी नहीं है। एक उद्यम के लिए, एक व्यवसाय के लिए बहुत सारे संसाधन की आवश्यकता होती है, जिसमें आपके फिजिकल रिसोर्सेज आते हैं।
फाइनेंशियल रिसोर्सेज आते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्निकल रिसोर्सेज। इसके अलावा आप बोल सकते हैं आपके भूमि जो है, यानी कि भौतिक संसाधन, वित्तीय संसाधन, मानव संसाधन, तकनीकी संसाधन, भूमि संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें 2-4 आपको लिखनी है। इसमें कितने आपको बोले हैं, कुछ बोले नहीं है, तो 4 कम से कम 4 या 5 तो आपको लिखने हैं। तो 4-5 हमने यहाँ पे बताए हैं। इसके अलावा भूमि संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर संसाधन को भी आप जोड़ जोड़ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रबंध की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करना है, एक्सप्लेन करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रबंध की विशेषताएं जो है वो कौन कौन सी है, तो प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, ये एक इसकी विशेषता है। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑलरेडी आपको पहले सेट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सतत प्रक्रिया कैसे है, ठीक है। उसके बाद में प्रबंध जो है एक सामूहिक प्रक्रिया है, यानी कि मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। और उसके अलावा जो है देखिए कितने फीचर, 3 फीचर की बात करिए, हम यहाँ पे 3 फीचर ही आराम से बात करेंगे, और जो फीचर्स हमें पूछा जा रहा है उतने ही फीचर्स के आंसर्स देंगे। एक आधा एक्स्ट्रा किसी चीज़ में दूंगा तो उसको इसलिए दूंगा ताकि स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से उसको याद कर सके। जरूरी नहीं है कि आप सारे याद करें, लेकिन जहां पे जितनी पूछी जा रही है कम से कम उतनी तो आपको लिखने होंगे ही होंगे, ठीक है। तो प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। और प्रबंध एक गतिशील कार्य है, यानी कि मैनेजमेंट क्या है, डायनामिक फंक्शन है, ठीक है। तो 3 जो है इसकी विशेषताएं हैं। इसके अलावा मैंने और भी पहले सेट में इसके 4-4, 5-5 विशेषताएं भी बताई हैं, तो उनको भी आप नोट कर सकते हैं। बाकी आप क्वेश्चन को उसी के हिसाब से तैयार करें जिस हिसाब से वो पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट बतानी है, तो मैंने बताया मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन, और मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। तीनों ये इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं। 10वां क्वेश्चन है, पैकेजिंग के 3 लाभ बताने हैं। तो देखो पैकेजिंग के लाभों की कमी नहीं है, आप कितने लाभ बताओगे आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने यहाँ पे 4 लाभ लिखे हैं, आप 4 में से कोई भी 3 यहाँ पे दे सकते हैं। उत्पाद की पहचान करने में जो है पैकेजिंग सहायता करता है। आपको पता है इससे पहले वाले सेट में भी मैंने आपको समझाया है कि उत्पाद की पहचान करना जो है वो पैकेजिंग के माध्यम से ही संभव हो पाता है, कि कौन से कलर में कौन सा चीज़ रखा हुआ है, ठीक है। ये रंग, डिज़ाइन और साइज पैकेटों के उसके हिसाब से भी पता चल जाता है। उत्पाद की सुरक्षा होती है, यानी प्रोडक्ट का क्या होता है, आप उसको कंजर्व करते हैं। तो ये पैकेजिंग का मुख्य कार्य क्या है, कीड़े मकोड़े या नमी से छुटकारा दिलाना है। सुविधा है, कन्वीनियंस भी होती है, पैकेजिंग के उत्पाद एक दूसरे से मतलब एक दूसरे जगह से दूसरे जगह ले जाने में सुविधा, आसानी हो जाती है अगर पैकेजिंग हो चुकी है तो। जैसे सपोज करिए आप दिवाली में घरों की सफाई करते हैं, तो आपके जो सामान हैं जब आप उनको एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं तो आसानी से वापस आप उसको जो सफाई करने के बाद में रख सकते हैं। लेकिन अगर वो बिखरे हुए हैं तो आप ढूंढोगे, अरे वो जूते का पॉलिश कहाँ रख दिया, तो जूता कहाँ रख दिया, तो वो कहाँ रख दिया, तो ये कहाँ रख दिया। तो ऐसा दिक्कत नहीं होती, इसमें सुविधा हो जाती है, आसानी से पैकेजिंग हो जाती है, तो कहाँ पे कैसे ले जाना है आसानी से वो जा सकता है। उत्पादन संवर्धन यानी कि प्रमोशन करने के लिए भी पैकेजिंग जो है एक माध्यम बनता है। तो इस तरह से ये इसके लाभ है। यहाँ पे 4 लाभ हैं, 4 लाभ आप आसानी से याद कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ पैकेजिंग यहाँ पे 4 दिए हैं मैंने इंग्लिश में भी, जो हिंदी में आपको समझाया मैंने। इसके बाद आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, अंशों एवं ऋण पत्रों में कोई 3 अंतर आपको स्पष्ट करने हैं। मैंने यहाँ पे लगभग लगभग 10 अंतर दिए हैं, जो आपको आसान लगता है ना, अंश का और ऋण पत्र का, जो आपको आसान लगता है, यानी कि जो चीज़ आपको, जो लाइन आसान लगती है उसको याद करना है। सिंपली मैं बता रहा हूँ, और 3 बोला है ना, कम से कम हम 5 याद रखो। 5 क्यों बोल रहा हूँ मैं, कि देखो 3 पूछ ले कि 5 पूछ ले, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो 5 आपको लिखने पड़ेंगे। तो एटलीस्ट कम से कम जो है अंतर के आधार जो है, इस 10 में से कोई भी 5 जो आपको ईजी लगते हैं, या मैं यहाँ पे आपको 5 भी दे सकता था, यहाँ पे मैं केवल 3 भी दे सकता था, ये सारा मिटा सकता था। लेकिन क्या फ़ायदा है, आप केवल उस 3 के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते। 3 में से मान लो 3 लिखने गए और 3 में से 1 भूल गए, तो आपका तो और भी भट्टा बैठ गया, तो वहाँ पे दिक्कत हो जानी है आपको। तो इसलिए आप क्या है, इस 10 में से आपके पास ऑप्शन है, आपको चॉइस है कि आप कौन से 5 जो है याद करना चाहते हैं इनमें से, या 4 याद करना चाहते हैं। लेकिन मैं कहूँगा हमेशा 5 याद करिए, 5 याद करने से बहुत आसान रहता है आपको पेपर में लिखना, ठीक है। तो ये अंश और ऋण पत्र के बीच में डिफरेंस है, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दिए गए, इसी को मैंने टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए दिया है। इसमें 8 दिया, इसमें से 8 में से कोई भी 5 आप आसानी से याद कर लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ सकते हैं। कई बार मैंने शेयर्स बताया है, डेफिनेचर्स बताए हैं, 2 तरह के शेयर्स होते हैं, आपको बताया था मैंने। एक प्रीफरेंस शेयर्स होता है, और दूसरा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कौन सा होता है। अगर आपको याद होगा तो आपने कितनी अच्छी तरीके से याद कर रखा है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया लेबलिंग से क्या आशय है। देखो लेबलिंग से आशय आपको अच्छी तरह से पता है, लेबलिंग का मतलब होता है किसी भी चिन्ह को या कोई चीज को अंकित करना है। लेबलिंग का अर्थ होता है पैकेज अर्थात उत्पाद के डिब्बे या पैकेट आदि पर चिन्ह को अंकित करना, यानी कि सूचना देना। और सूचना क्या है, कि वो उत्पाद के बारे में सूचना हो सकती है, निर्माता के बारे में सूचना होगी, उत्पाद के तत्वों के बारे में सूचना होगी, उपयोग की तिथि होगी, उत्पादन का प्रयोग करने का जो है निर्देश होगा उत्पाद का, और उसके मूल्य भार का भी वहाँ पे निर्देश होगा। तो ये लेबलिंग में सारी चीज़ें काउंट होती है। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह से याद रखोगे। हर सेट में मैंने ये क्वेश्चन कराया है, लगभग लगभग जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं ना उसको थोड़ा सा ध्यान देना। और बाकी अगर आप लोग इस
चैनल पे बढ़िया तरीके से बने रहते हो। तो वाकई बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं लास्ट मोमेंट पे दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं तो मुझे पता चल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, अगर आपका कमेंट नहीं आता है, तो हमें पता चल जाएगा कि आपको कोई लेना देना नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपसे कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन मैं आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन डाल सकता हूँ जो आपके एग्जाम को परिपूर्ण बना सकते हैं। परिपूर्ण का मतलब समझते हैं, क्योंकि आपके मॉडल पेपर तो सारे क्वेश्चंस देंगे नहीं। एग्जामिनर कभी भी मॉडल पेपर में से सारे क्वेश्चन तो देगा नहीं। हाँ, ये आपको, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। एक तो मॉडल पेपर 2021 के मैंने सॉल्व करवाए थे। 2021 में आपकी परीक्षा नहीं हुई थी तो उसको सॉल्व कराया था, उनको पढ़ लेना। आपके मंथली असाइनमेंट कराए थे, उनको पढ़ लेना। और साथ ही साथ ये मॉडल पेपर्स टर्म 1 और टर्म 2 के, इनको भी पढ़ लेना। इसके अलावा जो मेन क्वेश्चंस जो रहेंगे, स्पेशल क्वेश्चंस, उनको मैं समय अनुसार जो है डाल दूंगा, अगर आप लोगों का कमेंट रहा और आप लोगों का फीडबैक सही रहा तो। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने बता दिया आपको पैकेजिंग लेवल जो है क्या है और लेवल का क्या कार्य है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। बहुत सिंपलेस्ट वर्ड में हम आपको जो सॉल्यूशंस देते हैं, हमारे सॉल्यूशंस जो है आपको वो यूट्यूब पे कहीं भी ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं 8-10 बुकों को रेफर करने के बाद में, ऐसा नहीं है कि केवल आपका बुक है जो उससे रेफर कर दिया, क्योंकि हर जगह पे बुक की क्या सच्चाई है, क्या लैंग्वेज यूज़ किया गया, वो इंपॉर्टेंट है। बच्चे को क्या समझ में आएगा, अगर मैं एग्जाम पे देता हूं तो मैं एग्जाम में यही लैंग्वेज यूज़ करूंगा। मैं वो सोचता हूं कि आप नहीं लिख रहे हैं, मैं लिखूंगा इस एग्जाम को, तो कैसा आंसर लिखना चाहिए वो मैं जानता हूं। इस तरीके से मैं इसको सॉल्यूशन को करता हूं। और सॉल्यूशन जो है आपका साइंस हो या आर्ट्स हो या मैथ्स हो या फिर उसके अलावा आपका कॉमर्स हो, कोई भी सॉल्यूशन छोड़ नहीं पाता हूँ। मेरा मन मतलब इतना प्रसन्न होता है सारे सॉल्यूशंस को करके जब बच्चे फीडबैक देते हैं। तो आप फीडबैक दीजिए, आपका कमेंट हमें सराहनीय लगता है। विपणन प्रबंध क्या है, तो देखिए विपणन प्रबंध का अभिप्राय विपणन के संबंध में सभी प्रबंधकीय क्रियाओं को पूरा करना है। क्या है? सभी प्रबंध की क्रियाओं को पूरा करना है। विपणन के अंतर्गत जो है उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पता लगाने से लेकर के उनको संतुष्ट करने तक की सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। और दूसरी ओर जो है प्रबंध के अंतर्गत जो है नियोजन, संगठन, नियुक्तियां और निर्देशन जो है नियंत्रण को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, ये सारी सारी चीज़ें जो है विपणन प्रबंध के अंदर सम्मिलित की जाती हैं। और सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का विपणन के संदर्भ में करना ही विपणन प्रबंध कहलाता है। यानी कि इन सभी क्रियाओं को और इन सभी क्रियाओं को जो विपणन के संबंध में करना ही विपणन प्रबंध कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। स्थिर लागत क्या है, परिवर्तनशील लागत क्या है, इसके उदाहरण आपको देने हैं। देखिए मैंने अभी अभी ऊपर बताया था कि स्थिर लागत का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी यानी प्रोडक्ट के उत्पाद पे स्थिर लागत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने बताया, स्थिर लागत का उदाहरण क्या है, भवन का किराया। यानी कि कोई बिल्डिंग आपने किराए पे ली है, ठीक है, भवन का किराया। ठीक है, अभी समझिए इस बात को। भवन का किराया, आपने कोई बिल्डिंग किराए पे ली है, चाहे वो छोटा मकान लिया है, चाहे अपने बिजनेस के लिए कोई बड़ा सा वेयर हाउस लिया है। उस वेयर हाउस में आप एक गाड़ी खड़ी कर रहे हो, 4 आदमी रख रहे हो, या 50 आदमी रख रहे हो, या 50 गाड़ी खड़ी कर रहे हो, इस भवन का किराया वही रहेगा जो आपको देना है हर महीने। तो ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि स्थिर लागत। अब समझ में आया आपको? तो मैंने कहा कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर ये स्थिर लागत डिपेंड नहीं करता। प्रबंध का वेतन, अब वेतन की बात करते हैं। सपोज करिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं जो गर्मियों में चलता है, सर्दियों में नहीं चलता, सपोज करिए। तो आप जो है, आपके पास में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उनको हर महीने वही सैलरी देनी है, चाहे आप गर्मी में दें चाहे सर्दी में दें। तो इसीलिए जो वेतन है वो भी फिक्स्ड होता है। तो इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, स्थिर लागत, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर प्रबंध का जो वेतन है, यानी कि जो भी मैनेजर है या एम्प्लॉयज़ है, उनका वेतन फिक्स होता है। हर महीने आप 3 लाख रुपए अगर सभी का वेतन मिला के देना है तो 3 लाख इस महीने भी दोगे, 3 लाख उससे अगले महीने भी दोगे और 3 लाख नेक्स्ट मंथ भी दोगे। इस तरह चलता रहेगा। लेकिन जब इसमें चेंजेस आती हैं तो उनको बोलते हैं हम परिवर्तनशील लागत। तो परिवर्तनशील लागत में जैसे कच्चा माल हो सकता है इस महीने यार ऑर्डर कम है तो कच्चा माल कम खरीदना पड़ा तो पैसे लगे कम। हो सकता है अगले महीने कच्चे माल की आवश्यकता ज़्यादा हुई क्योंकि आपको प्रोडक्ट ज़्यादा बेचने हैं, या आपके पास डिमांड या रिक्वेस्ट ज़्यादा आ गई है, तो यहाँ पे कच्चे माल की जो है आपको खरीदने के लिए पूंजी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। यानी कि यहाँ परिवर्तनशील लागत का उदाहरण देखने को मिल रहा है। बिजली बिल, उसी तरह से जैसे जैसे आप कच्चे माल जितना ज़्यादा क्रय करेंगे उतना ही बिजली का बिल आएगा, क्योंकि
क्योंकि उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। अगर कच्चा माल क्रय करते हैं तो बिजली कम यूज़ करेंगे, उतना ही कम आपका बिजली आएगा। जैसे कि सर्दियों में बिजली का बिल कम आता है, गर्मियों में बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो क्यों? ये परिवर्तनशील लागत है। क्यों? क्यों हम उसका यूज़ उस हिसाब से करते हैं। और पानी, पानी का भी हम सर्दियों में कम यूज़ करते हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा पानी बहाते हैं। तो ये सारे व्यय जो है ये परिवर्तनशील लागत है। एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आ चुका होगा आपको मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विपणन प्रबंध के कार्य जो है आपको बताने हैं। तो देखिए, विपणन प्रबंध के विपणन के कार्य और विपणन प्रबंध के कार्य दोनों एक ही चीज होते हैं। समझ में आ रहा है? दोबारा बोल रहा हूं, अगर पूछता है कि विपणन के कार्य बताइए तो भी यही आंसर लिखना है। अगर पूछता है विपणन प्रबंध के कार्य बताइए तो भी यही आंसर होता है। सेम आंसर होता है दोनों का, क्योंकि फंक्शंस दोनों का सेम ही है। तो विपणन प्रबंध के कार्य क्या है? उपभोक्ताओं में जागरूकता की पहचान, ठीक है, उनकी ज़रूरतों की पहचान करना कि उपभोक्ता क्या चाहते हैं। तो ये प्रबंध का कार्य है विपणन वाले का, कि वो क्या चाहते हैं। नियोजन करना कि वो जो आपने डाटा इकट्ठा की है उसके हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको नियोजित करना। उसके अलावा जो आपने डाटा इकट्ठा किया है यहाँ से उपभोक्ताओं की ज़रूरत के हिसाब से, उसके लिए उत्पाद का जो है आपको विकास करना, प्रोडक्ट को जो है मॉडिफाई करना। और पैकेजिंग और लेवलिंग करना ये भी प्रबंध का जो है कार्य है, विपणन प्रबंध का। और प्रचार करना ये भी विपणन प्रबंध का कार्य है। उसके अलावा वितरण करना ये भी वितरण प्रबंध का कार्य है, या विपणन का कार्य है। उसके अलावा फाइनेंसिंग करना भी कार्य है। तो यहाँ पे बहुत सारे कार्य मैंने लिखे हैं, आप कोई भी 5 कम से कम आप याद करेंगे। हमेशा बोलता हूँ 5 याद कीजिए, ठीक है। तो ये विपणन के कार्य हैं। उपभोक्ताओं की जागरूकता की पहचान करना, नियोजन करना, उत्पाद का विकास करना उनके अनुसार, पैकेजिंग और लेबलिंग आपको पता ही है, और प्रचार करना ये भी आपको पता है। इसके अलावा जो है वितरण करना ये भी आपको पता है। फाइनेंसिंग करना यानी कि वित्त व्यवस्था करना ये भी उसका काम है। तो 7 8 9 10 पॉइंट आप जानते हैं, उनमें से कोई भी 5 पॉइंट आपको आसानी से लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए जो है लिखा है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स ऑफ कस्टमर, प्लानिंग, उसके अलावा फिर आपका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, और उसके अलावा पैकेजिंग एंड लेवलिंग है, प्रमोशंस हैं, और उसके बाद में आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके अलावा फाइनेंसिंग भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फाइनेंसिंग भी एक फंक्शन है कि फाइनेंसिंग नहीं करेगा मैनेजमेंट विपणन प्रबंध तो विपणन कैसे हो पाएगा। तो ये भी एक इसमें है। तो आपको 5 कोई भी लिखने हैं, आपकी मर्जी है आप कौन सा उठाना चाहते हैं, कौन सा लिखना चाहते हैं। 16वां क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कार्य क्या है। तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जिसको FIFC बोलते हैं, इसके देखिए क्या क्या कार्य हैं। निगम औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ऋण और अग्रिम का अनुदान देता है। रुपए और विदेशी मुद्रा दोनों में ऋण देता है। निगम स्टॉक, बॉन्ड, शेयर इत्यादि मुद्दे को रेखांकित करता है। उसके अलावा निगम जो केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनियों और सहकारी समितियों को ऋण दे सकता है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को जो है या उसके साझेदार फर्मों को ऋण नहीं देता है। ये ध्यान रखना है कि इसमें एक चीज़ जो है नहीं फॉलो की जाती है, प्राइवेट और साझेदार फर्मों को नहीं लिया जाता है, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड लिया जाएगा और सरकारी लिया जाएगा। उद्यमी विकास भी करता है। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि IFCI जो है भारत में एक एजेंसियों के द्वारा जो है संचालित EDP यानी उद्यमिक विकास कार्यक्रम को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, और भारतीय उद्यमिता के विकास संस्थान को जो है सहयोग करता है उसके सहयोग से, ठीक है। तो इस तरह से 5 हैं, आप पांचों के पांचों लिखेंगे क्योंकि 5 नंबर का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे जो है फंक्शंस ऑफ IFCI मैंने लिखा है, जो चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई है। क्या करता है? लोन्स देता है, एडवांसेस देता है इंडस्ट्रियल कंसर्न्स के लिए, ग्रांट करता है, आपको रुपीज़ और फॉरेन एक्सचेंज करेंसी पे भी लोन देता है। उसके अलावा कोऑपरेशन अंडर राइट्स एंड इशू स्टॉक, बॉन्ड एंड शेयर्स, इसको भी करता है। उसके बाद में कोऑपरेटिव जो है ग्रांट करता है लोन्स फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज एंड कोऑपरेटिव, बट नॉट फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड पार्टनरशिप फर्म्स। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है। 17वां क्वेश्चन है, ग्राहकों के प्रति उद्यमी के किन्हीं 5 दायित्वों को आपको उत्तरदायित्वों को लिखना है, जो कि मैं पहले भी आपको सेट में करा चुका हूं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द कस्टमर क्या है? अच्छा माल सही दाम और सही तौल पर उपलब्ध कराना। उसके अलावा माल की कमियों को स्पष्ट करना, गलत प्रचार विज्ञापन देकर तथ्य नहीं छुपाना, बिक्री के बाद भी आवश्यक सेवा को प्रदान करना, अच्छी और खूबसूरत पैकिंग करना, माल की आपूर्ति सही समय पर करना, जमाखोरी कालाबाजारी नहीं करना, ग्राहकों की शिकायतों को सुनना और उन्हें दूर करना, ग्राहकों से मैत्रीपूर्ण और सद्भावना का व्यवहार करना, माल की वापसी की सुविधा प्रदान करना, माल की आवश्यकता और संतुष्टि का ध्यान रखना, और ग्राहकों की सेवा भावना रखते हुए उसे जो है उचित परामर्श यानी कि सलाह देना। तो इस तरह के 12 हैं, 12 में से कम 7 8 तो आपको लिखना ही होगा। 5 नंबर लेने हैं तो 7 8 लिखने होंगे।
हो सकता है 10 भी लिखने पड़े, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि आप सारे याद करें, और बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा गया है, आप देख सकते हैं इसको और याद भी कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड कस्टमर, वही चीज़ जो मैंने आपको अभी अभी बताई है, उन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे समझाया है इंग्लिश में। आप इनको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो है गेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और कमेंट करना ना भूलें। और लास्ट के क्वेश्चन के बाद में जो है आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, जिसमें आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अगर कोई सॉल्यूशंस या कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलती है, कोई लिंक नहीं मिलती, तो उसके लिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट तो हाँ सदा करें, ताकि हम भी आपके कमेंट को पढ़ के समझ सके कि हाँ स्टूडेंट कितने इंटरेस्टेड है और कितना जो है पढ़ रहे हैं और कैसा उनको जो है सॉल्यूशंस लग रहा है। इसके अलावा जो 18वां क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों की व्याख्या करनी है, तो एक्सप्लेन करना ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहला मुद्दा जो होता है अधिकतम लाभ प्राप्त करना, यानी कि वित्त का सही अर्थ है क्या है कि वो प्रबंध ऐसा किया जाए और इस समय उतने समय के हिसाब से किया जाए कि जो वित्त लगाया जा रहा है उसमें ध्यान रख करके जो वित्तीय प्रबंध जो है उससे लाभ प्राप्त कर सके, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज में लिखी गई है, मैं आपको आसान शब्दों में समझा रहा हूँ, पढ़ करके तो आप भी देख सकते हैं, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। इसमें साधनों की कुशल आवंटन और उपयोग, और इसमें क्या होता है कि साधन जो हम प्रोडक्टिविटी के लिए जो साधन यूज़ कर रहे हैं उसको कहाँ पे कितना किसको देना है और किससे कितना उपयोग कराना है, उसको भी इसमें संचालित किया जाता है, उसमें रखा जाता है। निर्णयों की सफलता का मापक जो है, जो आपने निर्णय लिए हैं किसी भी चीज़ के लिए कि वो लाभ होगा या हानि होगा, या कितना विक्रय होगा, कितना क्रय होगा, और क्या चीज़ होगी उसकी, तो सब चीज़ों का जो है यहाँ पर हम मापन कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे को क्या है, वित्तीय प्रबंध इसकी भी व्यवस्था करता है। उसके अलावा विशुद्धि संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि करना, यानी कि सरल रूप में अगर हम बोलें तो जो भी हमारा अधिकतम लाभ कराने का या लाभ कमाने का जो हमारा वो है टारगेट है, उसको ये परिपूर्ण करता है अगर हम जो है वित्तीय प्रबंध जो है अगर मुख्य रूप से ढंग से करते हैं, नियोजित करते हैं तो। उसके अलावा व्यवसाय का भावी विकास, यानी कि आने वाले समय में व्यवसाय को अगर विकसित करना है, हमारे दुकान को, मकान या व्यवसाय को, जो भी चीज़ों को विकसित करना है उसके लिए हम नियोजन करते हैं, उसके लिए हमारा जो वित्तीय प्रबंध है वो सही होना चाहिए कि हमारे को पैसा कहाँ पे कैसे जो है उसको लगाना है, यानी कि उसको प्रबंध कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, 5 पॉइंट हैं, और यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है कि सम मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज फॉलोज। तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स करता है, एफिशिएंट एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, उसके अलावा मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ डिसीजंस हैं, उसके अलावा जो है आपका इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट है, आपकी पूरी संपत्ति में और इंक्रीज करता है, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए आपके बिजनेस को सहायता प्रदान करता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अंतिम क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं, और मेरे हिसाब से आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा, और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। और इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि प्लेलिस्ट आपके सामने यहाँ प्रकट होगी, और उसको टच करते ही आपके सामने सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगे। जो भी आप देखना चाहते हैं, अकाउंट, बीएसटी, बीएमटी, जो भी आप देखना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। और मैक्सिमम कमेंट करिए जो भी आपको सेट नहीं मिल रहे हैं उसके लिए। प्रबंध कला या विज्ञान अथवा दोनों, इस कथन को स्पष्ट करना है। तो देखो, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों हैं, और इस कथन को हम निम्न बिंदुओं पे समझा सकते हैं। जैसे कि पहला हम लेते हैं, प्रबंध एक कला है, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट, तो इसमें क्या होता है, सैद्धांतिक विज्ञान का अस्तित्व होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ थॉटिकल नॉलेज, ठीक है। यानी कि हर कला जो है सैद्धांतिक या व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होती है, और प्रबंध जो है इसको साहित्यिक रूप से उपलब्ध कराने की कोशिश करता है, जैसे वित्त हो गया, विपणन हो गया, मानव संसाधन इत्यादि, इन सभी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद में व्यक्तिगत उपयोग जो है ना, पर्सनलाइज एप्लीकेशन के लिए भी जो है इसका क्या है, प्रबंध जो है हमारा एक कला के रूप में काम करता है। उसके अलावा परिणाम जो उन्मुख दृष्टिकोण के हिसाब से, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच हमारा रहता है इसमें, तो ये भी हमारी कला है कि हमको क्या प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है, हम जानते हैं उस टेक्निक को। उसके अलावा जो है अभ्यास और रचनात्मक ता पर आधारित हो रहे हैं, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जो हमें प्राप्त करना है उसके लिए हमें हमारा प्रैक्टिस क्या रहेगा, हमारी क्रिएटिविटी क्या रहेगी, उसके आधार पे जो है हम इसको मानते हैं। उसके बाद में जो है प्रबंध जो है एक विज्ञान है, तो विज्ञान के मायने में इसको हम समझा देंगे, जिसमें एक व्यवस्थित ज्ञान का समूह है ये, प्रयोगों का और अवकलनों का आधार सिद्धांत है ये, और स्थापित कारण और प्रभाव संबंध दोनों को हम जो है इस रिलेशन में समझा सकते हैं। उसके अलावा जो है सिद्धांतों का सार्वभौमिक वैधता जो है ये प्रदान करता है, यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल्स। तो आप देख सकते हैं कि ये विज्ञान और कला दोनों हैं, जिसके यहाँ पे कुछ पॉइंटों के माध्यम से हमने इसको समझाया, और इन पॉइंटों में से आप एक आधा लाइन कम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कम नहीं करें, ताकि आपके एग्जामिनर जो है नंबर को ना काट पाए। पॉइंट जरूर लिखें, उसमें एक एक लाइन लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन पॉइंट मेन होता है, मेन होता है आपका पॉइंट। जो आप पॉइंट लिखते हैं 1 2 3 4,
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके आगे आप थोड़ा सा एक दो लाइन कम कर दे, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 2 लाइन लंबा लग रहा है, तो आपको यहाँ पर इस लाइन को नहीं लिखना है तो मत लिखिए, लेकिन जो भी है पॉइंट जरूर डालिए, ताकि आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा, काटेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं काटेगा अगर आप ये लाइन नहीं लिखते हैं। अगर आप ये वाली भी लाइन नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर जो है नंबर नहीं काटेगा, लेकिन अगर आपने ये नहीं लिखा तो नंबर कट जाएंगे। तो ये 4 पॉइंट इसमें है और 4 पॉइंट उसमें थे। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट है, मैनेजमेंट इज़ बोथ ए साइंस एंड आर्ट, इसको हम समझाने के लिए वही चीज़ जो मैंने ऊपर फॉलो किया है वही चीज़ मैंने यहाँ पे नीचे बताया आपको। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, और उसको कैसे हम प्रूव करेंगे, तो मैनेजमेंट एज ए आर्ट हम बता सकते हैं कि इसमें क्या होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज होता है, उसके अलावा जो प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी होती है, जो चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई थी। उसके अलावा फिर आप जो है इसको वन बाय वन एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके। मैंने थोड़ा थोड़ा ही लिखा है, आप देख रहे हैं इस तरह से। डार्क लाइन जो है आपको हाईलाइटेड है, ये आपको मेन हेडिंग बता रही है, और जो नीचे आएंगे तो मैनेजमेंट एज ए साइंस कैसे एक्ट करता है ये भी हमने यहाँ पे समझाया हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप एक आधा लाइन कम कर सकते हैं, लेकिन सारा कम ना करें। पॉइंट लिखना बिल्कुल ना भूलें, ये जो मेन पॉइंट है, भले ही आप यहाँ पे पॉइंट्स ना लिखें, अगर आपको नहीं लिखना है, आपके पास समय नहीं है, क्योंकि 1.5 घंटे के पेपर में आप इतना सारा लिखने में पॉसिबल नहीं है, तो आप डायरेक्ट केवल मैनेजमेंट एज साइंस लिख करके सीधे सीधे पॉइंट वाइज, पॉइंट टू पॉइंट एक एक लाइन को, एक एक चीज़ को लिख करके समझाते जाएंगे। इस तरह से आपका जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ जो आपने बी ईटीपी का जो ये सॉल्यूशन देखा थर्ड सेट का, आपको अच्छा लगा होगा। इससे पहले मैंने 2 सेट आपको करा दिए थे, उसमें भी आपको मज़ा आया होगा। और हमेशा जो सेट्स आपको दिए जाते हैं, सॉल्यूशन कराए जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल फ्रेंड के साथ, अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और आपके सामने जो प्लेलिस्ट आ रही है इसको ज़रूर टच करें, और टच करके आप सारे सॉल्यूशंस देख सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।